झारखंड में स्थिति ऐसा है कि नेता और अमीरजादे के बेटा पास और गरीब जो है और टॉपर भी बैठा है उदास। और ये देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर दिल्ली में आप नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री का आवास घेर सकते हैं तो झारखंड में जो आपकी सरकार है, जहां आपके चुने हुए आपकी मर्जी से आप लोग के सामंजस्य से बने हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास के बाहर आप कब आएंगे? सरकार ने हम छात्रों को 10 सालों से जो पीड़ा दिया है वो पीड़ा अब निकालने का समय आ गया है। वादा मत करो कि आप 5 लाख नौकरियां दोगे। अगर आप 5 लाख नौकरियां नहीं दे सकते तो बोलो कि तुम जाओ बाहर, तुम मजदूरी करो, तुम जो कर सकते करो, हम नौकरी नहीं दे सकते। अभय तिवारी कौन है? सीजीएल का रैंक 2 टॉपर। उनकी पत्नी पे आरोप है, उनका अपने पत्नी का करवाया, भाई का करवाया, साला का करवाया, लेकिन अभी तक सीआईडी उनकी जांच क्यों नहीं कर रही? देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़े प्रोटेस्ट के बाद और देश की सरकार में अकाउंटेबिलिटी तय करने के बाद झारखंड के नौजवानों ने भी झारखंड की राजधानी रांची में ये ठाना है कि वो झारखंड में भी अकाउंटेबिलिटी तय करके रहेंगे, सरकार की, जेपीएससी की, जेएसएससी की और जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसकी। वो इतने लंबे समय से झेलते आ रहे हैं। एक राज्य बना 2000 में और सबको, इस देश की इस मिट्टी में रहने वाले हर नौजवान को, हर परिवार को ये लगा कि अपना राज्य है, अपने लोग होंगे, अपने लोगों को मौके मिलेंगे, नौकरियां मिलेंगी, अपने संसाधनों पे अपना हक होगा। पर झारखंड के नौजवान, रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठा ये नौजवान ये पूछ रहे हैं आज कि हमारे संसाधन, हमारे हक कहाँ जा रहे हैं और जो हमको मिलना चाहिए वो हमको सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं मिल रहा है। और इसीलिए पिछले 10 दिनों से झारखंड का नौजवान रांची पर डटा हुआ है और सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। मैं आपको नज़ारा दिखा दूँ स्टेडियम का। इस वक्त शाम का करीब बज रहा है 4:45 और 4:45 बजे ये हाल है। नौजवान कह रहे हैं कि जैसे जैसे शाम चढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पर जो नौजवान हैं और बड़ी संख्या में बढ़ते जाते हैं। और जो आप पिछले कुछ दिनों से विजुअल्स आप देख भी रहे होंगे कि शाम के समय भीड़ ज़्यादा होती है। दिन के समय रांची का जो मौसम है वहाँ बारिश भी खूब हो रही है और बारिश को लेकर भी नौजवानों की तमाम शिकायतें हैं कि बारिश में उनको तिरपाल लगाने का अवसर नहीं दिया जा रहा था, नहीं मौका मिल रहा था। मगर अभी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग का टेंट वगैरह लग गया है। लड़ झगड़ के हमने लगवाया। लड़ झगड़ के लगा है। क्या नाम है आपका? देवाशीष नाम हुआ मेरा। हाँ, 10वां दिन है। हाँ 10वां दिन है आज। 10वां दिन है आज। 10 दिन हो गए। जो मैं जंतर मंतर पर था सवाल पूछता था कि भाई 20 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, क्या सरकार की तरफ से 10 दिन हो गए हैं, कोई प्रतिनिधि, कोई नेता, कोई अफसर आप लोगों से मिलने आया, बात करने आया? सरकार की जो गठबंधन की पार्टी कांग्रेस है, उनके रांची के अध्यक्ष आए हुए थे, युवा प्रदेश अध्यक्ष है कुमार राजन आए हुए थे। वो हमारी मांगों को लेकर गए हैं, बोले कि आगे रखेंगे मांग को, आश्वासन दिखे गया। कोई प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे जो हमारे जानकारी में नहीं आया है, कोई भी अब तक नहीं आया है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, उसी उम्मीद में बैठे हैं वो हमारे आए, हमारे बात को सुने और हमारी मांग पूरा हो जाए। हम लोग आंदोलन ख़त्म कर देंगे। सभी लोग अपना पढ़ाई को छोड़कर झारखंड में जेएसएससी, जेपीएससी जो लगातार पेपर धांधली के खिलाफ छात्र आज सड़क पर उतरे हुए हैं, आज यहाँ पर आंदोलनरत है। हम लोगों का मांग क्लियर क्रिस्टल है। 14 जेपीएससी जो TDPL के द्वारा कराया गया जो भी तमाम एग्जामें हैं और जितने भी एग्ज़ाम अनियमितताएं से हो रही है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, झारखंड में जेएसएससी हो, सीजीएल हो, पीजीटी हो, लैब असिस्टेंट हो, जेई हो, स्टेनोग्राफर हो या नए वैकेंसी जो अब तक नहीं आई है, वो सारा कुछ यहाँ आना चाहिए। जैसे दरोगा का हम बात कर लें, 2018 में लास्ट वैकेंसी हुई, 2018 का 17 में, मतलब 2018 में एंट्री हुआ, उसके बाद अब तक उसका कोई अता पता नहीं। हम उसमें एलिजिबल नहीं थे क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। आज हमको लगता है कि मेरा एज खत्म हो जाएगा, दरोगा का वैकेंसी का आता ही पता नहीं। तो ऐसा अक्सर तमाम, आप सुनिएगा ना, यहाँ पर उत्पाद सिपाही में यहाँ पर दौड़ होता है पहले, वहाँ पर दौड़ के दौरान करीब 15 से अधिक लोगों का जान चल जाता है, लगभग 19-20। हाँ, मेरे जन का 15 से मतलब अधिक 20 लगभग। आपको दिखाऊं तो मैदान में अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, हमको नौजवानों ने घेर लिया है क्योंकि ये हमारी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। इनको लगता है कि हम आएंगे, इनकी बात ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हम आए भी हैं। यही नौजवान हमको लगातार मैसेज कर रहे थे, मेल कर रहे थे, हमारे वीडियोस में कमेंट कर रहे थे कि भैया झारखंड आइए। और झारखंड आने में हम मानते हैं कि हमसे थोड़ी देरी हुई, उसके लिए आप सभी से हम माफ़ी मांगते हैं कि थोड़ा हमसे देरी हुई क्योंकि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था। उसके तुरंत बाद कुछ समय हमको बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, ठीक करनी थी ऑफिस में, उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। पर अब आए हैं तो आप लोग के साथ रहेंगे, है ना? थोड़ा आप लोग हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ हर रोज रहे, आप आए, उससे हमें कोई दिक्कत ना पाए। इसके लिए आपका स्वागत है। न्यूज पिंच के मीडिया कर्मी यहाँ पर आए चलकर, लेकिन आप हमारे साथ हर रोज रहिए भैया, यही कहना चाहते हैं। लेकिन
आप सोचिए, नाम है आपका? मेरा नाम विनय मेहता हुआ, कोर कमेटी में हम हैं। तो आप कोर कमेटी में हैं जो पूरा प्रोटेस्ट चला रही है। हाँ, थोड़ा मुझे आप यहाँ के बारे में बता दें कैसे क्या हो रहा है, कि जस्ट मैं भी आया हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग, कहाँ कौन बैठता है, जो अनशन की बात हो रही है वो कहाँ पे हो रहा है क्या? देखिए 25 तारीख से हम लोग का आंदोलन चल रहा था, बापू वाटिका में हो रहा था, लेकिन वहाँ ड्रोन कम चल रहा था तो प्रशासन अनुमति नहीं दिया बैठने के लिए, तो वहाँ से हम लोग डिसीजन किया 29 तारीख से यहाँ शिफ्ट करेंगे। जब यहाँ से तब से हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी हम लोग का व्यवस्थित तरीके से नहीं चल पा रहा है, जैसे कौन मीडिया कॉल करेगा, कौन आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा, कौन खाना को अरेंज करेगा, कौन टेंट को देखेगा, कौन आपका भीड़ को देखेगा, ये व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रहा है। लेकिन आज वॉलंटियर हो चुका है, हमको लगता है आज से क्लियर हो जाएगा। आप ये समझिए हम लोग का बिना कॉल का सिर्फ एक र्यूमर फैल रहा है। कल हम लोग का मसाल जुलूस था, हम लोग का कॉल हो भी नहीं पाया प्रॉपर तरीके से, फिर भी हमको लगता है 10,000 से प्लस भीड़ हो गया था। जब हम लोग का विधानसभा का कॉल होगा, हमें लगता है रांची जाम होने वाला है। ये एक्चुअली झारखंड सरकार ने हम छात्रों को 10 सालों से जो पीड़ा दिया है, वो पीड़ा अब निकालने का समय आ गया है। ये हमें हौसला मिला है, दिल्ली के जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ और भारत के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, तो फिर भी हमारी मांगे तो छोटी है, हम तो इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। हमारी जो मांगे है JSSC JPSC रिफॉर्म को लेकर के, जिस एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ हुई है उसको कैंसिल करवाने को लेकर के, प्लस में चूँकि यहाँ का जो CID जाँच करती है वो कहीं ना कहीं वो शक के दायरे में खुद आती है। अब हम बात करते हैं आपको JSSC CGL का, तो जब उसका हम लोग पेपर लीक का आरोप लगाएं, यहाँ की सरकार ने CID जांच का आदेश दिया। CID 2 गठन हुआ। पहला CID ये मानता है 135 आंसर उसको पढ़ने के लिए दिया गया, 150 में से 135 मिला, जिसमें से 120 आंसर मैच किए जो एग्जाम में पूछा गया। जब दूसरा CID आया तो CID का दबाव की वजह से उस लड़के का बयान चेंज कर दिया गया और उसे फ्यू क्वेश्चन का नाम दे दिया गया। इस तरह के समझिए CID खुद लिपापोती करे। दूसरा बात, नेपाल एंगल पे जब बात हुआ, आप लोगों को CID में भरोसा नहीं? बिल्कुल सर, बता रहे ना हम क्यों नहीं भरोसा है। जब नेपाल एंगल की हम लोग बात किए, 28 अभ्यर्थी गए थे वहाँ पढ़ने के लिए, 28 में से 10 पास हुए, लेकिन मेरा आरोप था पेपर 3rd लीक हुआ है। क्या CID ने पेपर 3rd का जो नंबर है 28 का दिया? नहीं दिया। वो सिर्फ बताया है कि 10 पास हुए। हमारा आरोप था कि पटना में पेपर लीक हुआ, पढ़ा गया। आरोप था नियामतपुर में पढ़ा गया, आरोप था हजारीबाग में पढ़ा गया, कहीं कोई जवाब नहीं। यहाँ के जो झारखंड के DGP हैं वो मेल मंगवाए थे कि जिनको जो दिक्कत है, जहाँ लगा गलती हुआ है, जहाँ लूफॉल्स है या कि पेपर लीक का प्रूफ है, वो मुझे मेल करे। 53 लोगों ने झारखंड के अलग अलग शहरों से मेल किया, एक भी मेल का जवाब नहीं आया। जब हाई कोर्ट का जजमेंट आया उसमें भी कहीं कोई जिक्र नहीं था। अब बात आ गया कि हम लोग केस हारे क्यों? क्योंकि सर इसमें पैसे का खेल हुआ है, इसके वजह से केस हम लोग हारे। तो भैया बता रहे हैं, ये यही बता रहे हैं कि जो इनकी प्रमुख मांगों में से एक मांग है कि जांच जो चल रही है पूरा JPSC की या JSSC की, वो CID से लेकर CBI को दी जाए, क्योंकि इनका कहना है कि CID काम करती है राज्य सरकार के अंतर्गत, यानी कि हेमंत सोरेन जो सरकार है उसके अंतर्गत करती है। इनको लगता है ऐसा कि अगर उनके अंतर्गत यहाँ पर जांच होगी तो उस पर दबाव आएगा और जो सही बात है वो सामने नहीं आ पाएगी, ऐसा इनका भरोसा है। इसमें विचार करना होगा यहाँ की सरकार को कि कैसे वो इन नौजवानों का भरोसा जीते। अगर भरोसा जीत पाएंगे तभी तो मांग बदलेगी। अगर भरोसा जीतेंगे कैसे? आप समझिए कि 10 दिन हो गया, 10 दिन में एक भी बार कोई प्रतिनिधि सरकार की तरफ से, कोई जिम्मेदार मिलने नहीं आया है। 1 महीना हो गया है। इस प्रोटेस्ट को लेकर के 1 महीना हो चुका है। रिजल्ट आया JPSC का 2 जुलाई को रिजल्ट आया था, आज जो है आज 3 अगस्त है, तो 1 महीना हो चुका है। ये प्रोटेस्ट जो अनिश्चितकाल प्रोटेस्ट है इसका 10 दिन हुआ है, पर इससे पहले हम लोग मोराबादी में कर रहे थे। और मोबाइल ये जो लड़के दिख रहे हैं आपको, सब मोराबादी में बहुत पहले से बैठे थे। मीडिया अटेंशन अभी मिली है, बट ये बहुत पहले से चला आ रहा है सर। जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, पेपर लीक का जो लेवल है ना बहुत बढ़ गया, बहुत। आज हर एग्जाम का एक रेट फिक्स हो चुका है। जैसे फॉर्चून का दुकान होता है ना, वैसे अब आपको दुकानें मिलेगी इसका कि सीट कहाँ खरीदना है आपको, ये एक कंडीशन हो चुका है। तो आप सोचिए कि लोगों में गुस्सा क्यों नहीं आएगी। जो कह रहे हैं ना कि सीटें बिक रही हैं या धंधा सा हो गया है, वो दरअसल इनके दिमाग में ऐसे आया कि अभय तिवारी नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया जो खुद सरकारी नौकरी भी करता है, और जो TDPL नाम की कंपनी है जो कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिसको JPSC कराने का टेंडर दिया गया था, उसमें वो मार्केटिंग का काम भी करता है और खुद कई एग्जाम पास किए बैठा है और अपने रिश्तेदारों को भी नौकरी लगवा चुका है। ऐसे आरोप हैं। ये आरोप इन नौजवानों के मन में इतना भयानक घुसे हुए हैं, ये बातें जो हैं, तो वो यकीन करने को तैयार नहीं है। प्रूफ है हमारे
पास आज ही अभी तुरंत जो है 14 जगह पर सीआईडी ने छापेमारी की है। अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नाम आ रहे हैं जिन्होंने पीटी के बाद मेंस में आंसर लिखने में मदद की है। तो ये हमारा, तो हम लोग डाउट में नहीं है सर, हम लोग क्लियर है कि ये चीज़ है, तभी हम लोग यहाँ पे इतने दिन से खड़े हैं और 1 महीना से हम लोग ये चीज़ बोल रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल में जो आप बोल रहे हैं, जो अभय तिवारी कौन है, सीजीएल का रैंक 2 टॉपर, उनकी पत्नी पे आरोप है, उनका अपने पत्नी का करवाया, भाई का करवाया, साला का करवाया, लेकिन अभी तक सीआईडी उन जांच पर, उनकी जांच क्यों नहीं कर रही? ये भी तो एक मुख्य बात है। क्यों हम लोग विश्वास करें सीआईडी पर? इसमें ये भी है कितने पति पत्नी, कितने भाई बहन का रिजल्ट हुआ। मतलब ये अगर पढ़ने गया, ये मुझे बता दिया मेरा हो गया, ये पढ़ने गया, इसे यहीं पे नहीं रुक रही है। अभय तिवारी का कहानी और भी सुन लीजिए। ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था झारखंड में, एक पीजीटी टीचर की बहाली हुई थी, +2 टीचर की। ये सबसे पहले उस एग्जाम में धांधली किया था, इंग्लिश का ये टॉपर रहा है। ठीक है, आप समझिए +2 टीचर ऐसी एक वैकेंसी है जहाँ से लोग 11th और 12th में सरकारी बच्चे पढ़ाई करते। वहाँ पे सर ऐसा हुआ था कि एक ही सेंटर से 500-500 रिजल्ट आया था सर। ये देख लीजिए, 500 सेंटर, टॉपर भी वहीं से आया था। उसका आज हम लोग हाई कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और वो उस समय भी हम लोग 60 दिन आंदोलन राजभवन के सामने किया था और उसमें जांच की मांग की थी, लेकिन नहीं सुना गया था। अभी तक हम लोग उसका आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक उसका न कटअप जारी हुआ है और न ही स्कोर कार्ड अभी जब कोर्ट में गए हम लोग तब जारी हुआ है। कटअप अभी तक नहीं जारी किया। उसमें ऐसा है सर कि मैथ में समझिए 299.67 मार्क्स लाने वाला का सिलेक्शन नहीं है और वैसे लोगों का सिलेक्शन है जिनका मार्क्स मतलब वो क्वालिफाई भी नहीं कर रखे हैं। और कटअप भी जब हम लोग जेसीसी ऑफिस में जाते हैं तो कटअप भी हम लोग को नहीं दिया जाता है। तो इस लेवल का धांधली हुई आज नहीं, ये 3 साल पहले हुई थी। 3 साल पहले से अभी तक कंटिन्यू चलते जा रहा है। और वही अभय तिवारी जो है वो इसी एग्जाम से पहला था जो उसने पाठकथा लिखा था, इसमें उसे बचाया गया। इसके बाद उसका जो मनोबल है वो लगातार बढ़ता गया और जितने भी एग्जाम आते गए सारे एग्जाम में वो धांधली करता चला गया। तिवारी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं और उनको गिरफ्तार हुई है। अभी तक अभय तिवारी सिर्फ गिरफ्तार हुई है और पूछताछ उसे चल रही है। तो हमारा कहने का है कि सीआईडी को हमने एक बार जांच देख लिया है। सीजीएल के समय सीआईडी जांच कर रही थी, सीआईडी पर बस लिपापोती करती है, बाकी कुछ नहीं। अभी आंदोलन हो रहा है इसलिए सीआईडी प्रेशर में थोड़ा 2-4 आदमी को अरेस्ट कर रही है, लेकिन फिर यही आंदोलन ठंडा हो जाएगा, सीआईडी फिर ठंडा हो जाएगी। एक बार हमने सीजीएल में देखा है, इसलिए सीआईडी पर भरोसा नहीं है। और आप कह रहे हैं आप नौजवानों का दबाव है, इस वजह से थोड़ा बहुत सीआईडी काम करती दिख रही है। ये आंदोलन को खत्म करने के लिए ये सीआईडी का दिखाया जा रहा। आप सिंपल से समझिए सर, सबसे पहले जब सीजीएल का पहला हुआ था उस समय भी नीरज सिन्हा इस्तीफा दिए थे। आज तक नीरज इस्तीफा क्यों दिए नीरज सिन्हा ने और उन पे क्या कार्रवाई हुई कुछ आता पता नहीं। अभी भी ख्यांते सर ने इस्तीफा दिया है, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, सब मैटर शूट आउट हो जाएगा। इसीलिए सीआईडी तो इस पे सिर्फ सबूत मिटा रही है ताकि सीबीआई का एंट्री ना हो जाए, ईडी का एंट्री ना हो जाए, अपने आप को बचाने के लिए काम कर रही है। ये नहीं कि लोगों को या छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए यह काम नहीं हो रही है, डंके की चोट पे कर सकती है। क्योंकि अगर इनकी नीयत ठीक होती तो आज तक जितने भी जो शुरू में हम लोग आरोप लगाए थे उसमें अगर ये लोग काम कर लिए होते या सीआईडी ने काम कर ली होती तो आज शायद सीजीएल भी बच जाता, आज आरएफओ का इसका फॉरेस्ट का भी एग्जाम बच जाता, जेपीसी भी बच जाता, जेपीसी बैकलॉग भी बच जाता, नगर पालिका का भी बच जाता, लैब असिस्टेंट का भी बच जाता। ये सारे एग्जाम बच जाता अगर हम लोग अगर उस समय से अगर सीआईडी अच्छे से काम कर लिए होते। इसलिए हम लोग को रत्ती भर भी जो है वो इस पे सीआईडी पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल, ये जो कहानी बता रहे हैं यहाँ के नौजवान, दरअसल ये कोई पिछले 1 महीने की कहानी नहीं है, ये पिछले 10 साल की कहानी है। बल्कि जब से आप मान लीजिए कि जब से झारखंड बना है 2000 में बना था सन, उस 26 साल से अब तक की कहानी है। ये 14वां जेपीएससी नहीं है, हर जेपीएससी जितनी भी इस तरह की भर्तियां आई हैं हर बार किसी न किसी विवाद में फंसी हैं। और इस बार भी वही हुआ, जिस तरीके से जब मेरिट जारी हुआ तो उसमें कट ऑफ जारी नहीं हुआ। उसके बाद एक OMR शीट वायरल हुई सोशल मीडिया पे, इसमें कहा गया कि जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे वो मात्र 48 थे और नंबर क्वालिफाई जो माना गया कि आंकड़ा था 144 का, 144 नंबर कम से कम होने चाहिए थे, उतने नंबर आ ही नहीं सकते थे उतने सवाल करके, ऐसा छात्र आरोप लगा रहे थे। और उस सीआईडी की जांच पे हम लोग भरोसा कैसे करें? सीआईडी ने जांच की थी सीजीएल एग्जाम को लेकर के, उस समय ये अभय तिवारी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया था? सबसे बड़ा तो यही है ना कि जो अभय तिवारी मास्टरमाइंड है, ब्लैकलिस्टेड एजेंसी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसकी गिरफ्तारी उस समय सीआईडी ने क्यों नहीं की थी? कैसे भरोसा करें सीआईडी पे? सीआईडी आई वाश करने का काम कर रही है। सीआईडी उस समय अगर जांच सही तरीके से करती तो उसी समय अभय तिवारी जेल जाता और सीजीएल का एग्जाम रद्द होता। सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि सरकार बचाना चाह रही है। क्या नाम है आपका? पीयूष नाम है मेरा। क्या करते हैं पीयूष आप? पीयूष, मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं?
जेपीएससी का मैं अभ्यर्थी हूँ जी। क्या उम्र है आपकी, मतलब है क्या कि मैं वो भी समझना चाहता हूँ कि किस किस उम्र के बच्चे यहाँ पर हैं। और आप लोग जैसे आपकी सफ़ेद दाढ़ी है, आपकी है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग उस उम्र के पड़ाव में होंगे जहाँ घर वालों का बड़ा दबाव होगा और उम्र की सीमा बहुत कम बची होगी नौकरी पाने की। इस पे भी बात करेंगे सर। 26 साल, सिर्फ 8 एग्जाम, 14th बोलने से 14th नहीं हो जाता, सिर्फ 8 बार एग्जाम हुआ, ओवर एज कर दिया जा रहा है, उम्र सीमा में भी छूट नहीं मिल रही है। और अगर वैकेंसीज आ रही है तो कांड तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। पर सीआईडी की हम लोग बिल्कुल सीआईडी पे भरोसा नहीं हम लोगों का, सिर्फ और सिर्फ आईवास करने का प्रयास किया जा रहा है। सीबीआई जांच हो, 90 दिन के अंदर त्वरित कार्रवाई की जाए, तब भी हम लोग खत्म हो जाएंगे। भर्तियाँ भी कितनी आ रही हैं आप देखिए कि जो अभी ये 14वीं जेपीएससी हुई है वो 103 पदों के लिए थे। उससे पहले एसएससी जो सीजीएल वाला इनका हुआ है यहाँ पर, उसमें मेरे को 2000 पद थे और 3 लाख बच्चों ने उसके लिए अप्लाई किया था। आप समझो कि कितना बड़ा एक वर्ग है नौजवानों का जो नौकरी चाहता है। अब इसमें बहुत लोग तर्क देंगे भाई सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, एकदम सही बात, आप लोग मानेंगे सबको सरकारी नहीं मिल सकती, मगर 5 लाख नौकरी देंगे हम लोग का कहना ये है कि आप नहीं दे सकते हो तो आप वादा मत करो कि आप 5 लाख नौकरियां दोगे। अगर आप 5 लाख नौकरियां नहीं दे सकते तो बोलो कि तुम जाओ बाहर, तुम मजदूरी करो, तुम जो कर सकते करो, हम नौकरी नहीं दे सकते। आप बोलते हो कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, फिर आके 103 धरा देते हो, 2000 धरा देते हो, इससे नौकरी नहीं मिलती सर। हम जो है जब पैदा हुए तब झारखंड बना था, आज 26 साल के हो गए, वही हालत है। मेरी मम्मी जो है सेकंड जेपीएससी दी थी, उस वक्त भी इतनी बड़ी धांधली हुई थी कि 60 लोगों का नाम आया था, 60 लोगों के नाम में पॉलिटिशियंस के नाम है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स के नाम है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज फिर वो 14 जेपीएससी है, वही कार पर हम लोग बैठे, उनकी बेटी आज बैठी हुई और सेम चीज़ हो रहा है यहाँ पे। मैंने जेपीएससी दिया था, मेरा 144 नंबर था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम लोग बहुत एबल है सर, बहुत सबसे वास्ट सिलेबस पढ़ के आ रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम को देखोगे तो हमारा सिलेबस सबसे हार्ड सिलेबस है, फिर भी हम लोग पढ़ के आने के बाद भी यहाँ पे बैठते हैं, धरना देते हैं। तो हमारी बहुत मुश्किलात है सर, फिर भी हम लोग यहाँ पे आके खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं बदलाव हो। क्या नाम है आपका? सर दीपशिखा कुमारी। कब से तैयारी कर रही हो आप? सर तैयारी तो झारखंड का हम पिछले साल से कर रहे हैं। क्या अनुभव रहा आपका? जैसे आप 2 साल से मान लो तैयारी कर रही हो, तो जब एग्जाम की तैयारी करती हो तो क्या मन में चलता है? जो आती हैं नौकरियां उसको जब अप्लाई करती हो, जो सब चीज़ें हो जाती हैं तो दिमाग में क्या चलता है? सर जब से 2 जुलाई को रिजल्ट आया है सर, 2 जुलाई से 1 मिनट भी नहीं पढ़ाई की है। उससे पहले मेंस का तैयारी कर रहे थे क्योंकि मेंस पता था हम लोग को कि मेंस ये लोग तुरंत ले लेगा। तो हम लोग मेंस का तैयारी, जिस दिन 2 तारीख से रिजल्ट आया हम लोग मोराबादी जा रहे हैं। मोराबादी में 2-4 लोग खड़े होते हैं, हम लोग देख सकते हैं 2-4 लोग यही लोग थे। हम लोग बैठते हैं, थोड़ी देर डिस्कस करते हैं कि क्या होगा, चलो हम लोग शुरू करते हैं, फिर वापस घर आ जाते हैं। फाइनली एक मूवमेंट मिला हम लोग को जहाँ पे 4-5-10 लोग मिले, अलग अलग टीचर्स आए, अलग अलग छात्र नेता आए। उन्होंने बोला कि चलो हम इसको बड़े लेवल पर लेके जाते हैं। रांची में सब लोग आते हैं, सब लोग प्रदर्शन करते हैं। 29 तारीख से हम लोग लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। मैं तो लड़की हूँ, मैं रात में चली जाती हूँ, बट यहाँ पे बच्चे किस कंडीशन में रह रहे हैं सर, आप बिलीव नहीं कर सकते हो, ऐसे रह रहे हैं। यहाँ पे लड़कियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, सोने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो यहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं सर। हम लोग को तो कुछ नहीं चाहिए। हम लोग आपसे नहीं बोले कि हम लोग को 50 लाख दो, 15 लाख दो, 20 लाख दो। हम लोग बोले हम लोग को अच्छे से एग्जामिनेशन लो, फिर एग्जामिनेशन लो, हम लोग एग्जाम देंगे। कट ऑफ आप जितना भी करो हम लोग बुलाने के लिए रेडी है, पर एटलीस्ट आप अच्छे से एग्जाम लो। आपसे वो भी नहीं हो पा रहा है। फिर आप बोलते हो कि हम सीआईडी पर कार्रवाई करिए, कितने दिन तक कार्रवाई करेगी? फिर आप एज रिलैक्सेशन नहीं देते हो। अभी 2018 में दीदी जो बैठी हुई है 2 बार मेंस दे चुकी है सर, बोलती है मेरा एज कंप्लीट हो गया। आप 26 साल में 26 एग्जाम लेने वाले थे, आप 8 एग्जाम लेके बैठे हुए हो। हम लोग फिर कैसे ट्रस्ट करें किसी भी गवर्नमेंट पे? आप खुद बताओ। आज भरोसे की है, जिस तरीके से हमने जंतर मंतर पे देखा कि नौजवानों का भरोसा टूट गया था, उसी तरीके से झारखंड में देख पा रहा हूँ कि झारखंड की सरकार के प्रति, हेमंत सोरेन सरकार के प्रति यहाँ के नौजवानों का भरोसा एकदम खत्म हो चुका है। उनके अंतर्गत आने वाली जो सीआईडी जांच कर रही है उस पर इनको बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब यहाँ पर आंदोलन चल रहा है इतने दिनों से, कोई प्रतिनिधि बात करने नहीं आया। ऊपर से जो नौजवान आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो टेंट लगा रहे हैं उस पर तक अड़ंगा है, जो लड़कियां हैं वो बता रही हैं कि टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है। यही कुछ हालात अभी से 15 दिन पहले मैं जंतर मंतर पर देख रहा था कि वहाँ पूरी तरीके से सरकार कोशिश कर रही थी कि दमन हो। यहाँ की सरकार भी, जो सरकार वहाँ विपक्ष में है, जो सरकार जब जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा था, जो कांग्रेस पार्टी है या जेएमएम है या जो विपक्षी दल है, जिनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा है, वो जब यहाँ सरकार में आते हैं तो वो भी वही करते हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होगी। पानी की व्यवस्था कैसी है? वो भी यही कह रहे हैं। जो वहाँ हो रहा था वो यहीं हो रहा है। सत्ता का चरित्र बिल्कुल नहीं बदलता, चाहे वो झारखंड में विपक्ष की सरकार जो दिल्ली में है उसकी हो, कांग्रेस हो झारखंड की हेमंत सोरेन की, या फिर दिल्ली में बैठी बीजेपी की सरकार हो। बीजेपी के लोगों को अब यहाँ का प्रोटेस्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, और जैसे कांग्रेस को या विपक्ष को दिल्ली का प्रोटेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। नौजवानों को बांटना बंद कीजिए। अगर नौजवान अपनी बात रखना चाहता है, चाहे वो दिल्ली में रखे, चाहे वो झारखंड में रखे,
नौजवानों को एक नज़र से ही देखा जाना चाहिए। किसी के लिए वो अच्छे थे, किसी के लिए ये अच्छे हैं। ये आप लोग तो कम से कम इसमें नहीं फंसना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा जैसे मैं नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी से ये कहना चाहूँगा कि यदि आप सच में नेता प्रतिपक्ष का धर्म जानते हैं तो आप जिस भूमिका में जंतर मंतर में आप काम किए वो आपको यहाँ अपने सरकार में नहीं दिख रहा है। उनकी सरकार यहाँ पे गठबंधन की है और वो उन्होंने एक बार भी यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर कभी सवाल नहीं उठाया। ये इनका दोहरा चरित्र दिखाता है। अपने सरकार और बताइए अपना झारखंड का सरकार है, उसमें विद्यार्थियों का पीड़ा नहीं दिख रहा है। झारखंड में स्थिति ऐसा है कि नेता और अमीरजादे के बेटा पास और गरीब जो है और टॉपर भी बैठा है उदास। 299 नंबर ला के बच्चा बैठा हुआ है। बिल्कुल, ये देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर दिल्ली में आप नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री का आवाज़ घेर सकते हैं तो झारखंड में जो आपकी सरकार है, जहां आपके चुने हुए, आपकी मर्जी से, आप लोग के सामंजस्य से बने हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उनके आवाज़ के बाहर आप कब आएंगे? उनसे कब जवाब तलब करेंगे? उनसे कब पूछेंगे कि नौजवानों की जो मांगे हैं वो कब पूरी होंगी? जाहिर सी बात है, ये सवाल पूछे जाने चाहिए। जैसे सवाल हम जब दिल्ली में थे तो केंद्र की मोदी सरकार से पूछ रहे थे, वैसे ही झारखंड की जो सरकार है, जो कांग्रेस और हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम की गठबंधन से बन रही है, उनसे भी ये सवाल पूछे जाएंगे। और हम तो, हमारा काम है, न्यूज़ पेपर का काम है, जो हम करते रहेंगे। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि जैसे कहीं भी आंदोलन है तो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट ही करे, कोई आके नेतागिरी नहीं करे, लेकिन उसके सपोर्ट में, उसके कॉज में सब खड़ा हो सकता है। ठीक है, सबको होना चाहिए। हम भी जैसे मान लिया है महात्मा गांधी गए थे चंपारण सत्याग्रह में, तो वो क्या किसान थे? महात्मा गांधी किसान नहीं थे। अहमदाबाद में गए थे तो क्या वो मजदूर थे? हर कोई स्टूडेंट के काउज को सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आके नेतागिरी ना करे, लेकिन स्टूडेंट को काउज को जो बात रखना है रखे, क्योंकि अंतिम में जो है भुक्तभोगी, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा तो भुक्तभोगी जनता है। TDPL एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को अगर आप रख रहे हैं तो आप कुछ लेके रखें। अब वो कंपनी अभ्यर्थी से पैसा वसूल रहा है, अभ्यर्थी जिसको नौकरी लगा वो पैसा लेके जा रहा है। अब वो आके इस जनता से, झारखंड की जनता से पैसा वसूलता है, और झारखंड का जो मूल निवासी है, झारखंड का जो आदिवासी है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। कहाँ से पैसा देगा? अपना किडनी बेच के देगा, अपना लीवर बेच के देगा। बाहर से जो आ रहा है, जो आरोप लगा रहे हैं, क्या झारखंड में पैसे देकर नौकरियां मिलती हैं? यही तो बात है। डीएसपी का 1 करोड़ 20 लाख, डीएसपी बनोगे 1 करोड़ 20 लाख, दरोगा बनोगे 45 लाख, कुछ और बनोगे 30 लाख, कुछ और बनोगे 25 लाख। एग्जाम होने से पहले सीटें बिक जा रही है सर, एग्जाम होने से पहले सीटें बिक जा रही है। मैं मानता हूँ सर, मैं मानता हूँ कि सभी कोई को नौकरी नहीं मिल सकती, देने के लिए एक्चुअली फेयरनेस एग्जाम तो लीजिए, जो मेहनत करा उसको तो नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए सर। यहाँ नौकरी से पहले सीट बिक जा रहा है, एग्जाम होने से पहले बिक जा रहा है। क्या बात करते हैं? कंपटीशन तो सिर्फ हम लोग में नहीं है, कंपटीशन है जो सीट खरीद रहा है ना, उसी में। सीट अगर 1000 है ना तो उसमें 5000 बच्चे नेपाल पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे होता है। बिहार पढ़ने जा रहे हैं, उड़ीसा पढ़ने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल पढ़ने जा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए क्योंकि पेपर पहले पता चल जाता है ना, दलाल बहुत है यहाँ, घर घर में दलाल मिलेगा। घर पहले और सरकार जवाब दे ना सर कि एक भी नियुक्तियाँ फेयर हुआ है। सरकार ये जवाब दे, जेपीएससी का बात नहीं है, एक भी नियुक्ति एक भी नहीं फेयर हुआ है। अगर हम यहाँ पे जेपीएससी का तैयारी करते हैं ना सर, तो हम क्या बोलते हैं पता है? स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हैं, डायरेक्ट जेपीएससी का तैयारी नहीं बोलते हैं। स्टेट पीसीएस मतलब हम झारखंड का भी, बिहार का भी, यूपी का भी ऐसे तैयारी करते हैं। अगर आप किसी को बोल दीजिए ना कि जेपीएससी का तैयारी करते हैं, सामने वाला जवाब क्या देगा? आप बूढ़े हो जाओगे, नौकरियाँ नहीं मिलेगी। ये दिक्कत है सर। आप खुल के बोल नहीं सकते कि जेपीएससी का तैयारी करते हैं। हम लोग तो अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं सर, नहीं बोलते। अगर कहीं बोल देते था तो वही कहता है कि जेपीएससी का तैयारी कर रहे हो, छोड़ दो, नौकरी नहीं मिलेगा। और ऐसा लगता भी है सर, कुछ नहीं, एकदम पूरा करप्ट सरकार है। एक भी नियुक्ति फेयर नहीं है, एक भी नहीं। बच्चा जान रहा है सर, एक भी नियुक्ति फेयर नहीं है। हम लोग को कभी कभी लगता है कि छोड़ दे पढ़ाई लिखाई, और खास करके स्टेट वाला यहाँ तो लगता है कि छोड़िए दे सर, ऐसा लगता है। और प्लस क्या ही बोला जाए, क्या है इसका, कैसे हल निकलेगा, होना क्या चाहिए? सर तो सबसे पहले मेरा नाम प्रिंस हुआ सर, 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं हम। और ये जो जेपीएससी हाँ जेपीएससी का, और जिस पीटी के ये मुहिम हो रहा है कैंसिल कराने के लिए, वो पीटी मेरा निकला हुआ है, फिर भी हम यहाँ आए हैं इसको कैंसिल करवाने के लिए। 2000 बच्चे जो हैं उनमें से एक आप हैं? हाँ, उसमें हम हैं। मेंस के लिए बुलाएंगे। अब बैकलॉग में भी मेरा निकला हुआ 600 बच्चों में, उसमें भी मेरा रिजल्ट है। फिर भी हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, दोबारा हो और फेयर तरीके से। जैसे जब मैं आ रहा था तो मुझसे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो 2000 बच्चे जो पास हुए हैं, जिनको मेंस के लिए बुलाया गया था, अब जो बाकी बच्चे वो डिमांड कर रहे हैं कि इसको रद्द करो, खत्म करो, दोबारा करो। तो आप जैसे जो लोग हैं जिनका निकल गया है, वो भी चाह रहे हैं कि निकले, दोबारा हो, या फिर उनको लगता है कि कंटिन्यू करें, जो खराब जो गलतियाँ वो ठीक हो जाएं?
ये एग्ज़ाम कैंसिल हो, फिर से एग्ज़ाम हो, क्योंकि 2 बार इंटरव्यू दे रहे हैं, हमको पता है फाइनल नहीं होगा। मेरा सीट हरियाणा वाला ले जाएगा और कोई नहीं ले जाएगा। मेनली हरियाणा वाले लोग आएंगे, पता नहीं उन लोग कौन कितना किला ज़मीन बेच के आता है। और झारखंड में है 24 डिस्ट्रिक्ट, ऐसे ऐसे लोग सेलेक्ट हुए हरियाणा से, जिसके हिसाब से झारखंड में 28 डिस्ट्रिक्ट है। 28 डिस्ट्रिक्ट है। जब हम उनसे पूछेंगे कि चूँकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो स्कीपा में जो उन लोग का ट्रेनिंग होता है, तो मेरा बात होता ही उन लोगों से। तो जब उन लोगों का कहानी सुनते हैं, तो उनके हिसाब से जब उनसे पूछा जाता है कि आप झारखंड कहाँ से पढ़े हैं, तो बोलेंगे वो नीली किताब से पढ़े हैं, वो पीली किताब से पढ़े हैं। उनको झारखंड की किताब का नाम तक नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि झारखंड में गुमला एग्जिस्ट करता है कि नहीं। उनको ये नहीं पता कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर खूंटी है, तो खूंटी कितना दूर है। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। और सबसे विडम्बना की बात क्या है सर, कि JPSC एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन शर्म का बात यह है कि JSSC में सेटिंग कराना टफ है और JPSC में सेटिंग कराना इजी है। हम आपको प्रोसेस समझाते हैं कैसे। JSSC में अगर आपको सेटिंग करना है, तो उसको आपको 1 नाइट स्टैंड, मतलब एक रात पहले आपको 250 क्वेश्चन रटना पड़ेगा, वो याद करना पड़ेगा। वो सबका बस का बात नहीं है। हर लड़का 12 घंटा में 250 क्वेश्चन याद करके वहाँ जाके मेमोराइज़ करके आना पॉसिबल नहीं है। JPSC में क्या करना रहता है, खाली जाइए, प्रेजेंट रहिए, OMR खाली छोड़ के आ जाइए। ये OMR रखने वाला काम तो JSSC में भी नहीं होता है, जो JPSC में हो रहा है। इतना बुरा हालत है। और मेंस में क्या है, जैसे मान लीजिए 100 सीट है, 500 लड़का दावेदार हैं, तो रिजल्ट आया 2200 का, तो 500 PT पास करके अब वो 500 लड़का होटल में कॉपी लिखेगा, समझ रहे हैं। अब उसमें जिसका किस्मत है उन लोग पास होगा, उसके बाद उन लोग के बाद हम लोग का नंबर है, तो कभी ज़िंदगी में ऐबे नहीं करेगा। इतना बुरा हाल हो गया है सर। इसलिए त्रस्त हम चाहते हैं पूरा रिफॉर्म होने, तो ज़िंदगी में मेरा नौकरी नहीं होगा यहाँ पर। सर बेसिकली जो एग्ज़ाम होते हैं ना सर यहाँ पे, वो हम लोगों को सिर्फ सेंटर पे इसलिए बुलाया जाता है ताकि हम लोग सारा फॉर्मेलिटीज़ प्रूफ कर दें कि हमारा चेकिंग होना, ये करना, वो करना। लेकिन एक्चुअल में जो पेपर जो पास करते हैं वो होटल में लीक करके जाते हैं सर। ये हम लोगों के साथ विडंबना है कि हम लोग इस अत्याचार में, ये हम लोगों का शौक़ नहीं है सर कि खुले आसमान के नीचे तिरपाल लेकर के ऐसे पूरा रात में मैं भींगा हूँ सर, और उसी में यहाँ पे सोया भी हूँ। लेकिन ये विडंबना है, ये प्रताड़ित हो चुके हैं हम लोग सर इस व्यवस्था से। ये शिक्षा व्यवस्था प्रणाली इस तरह का है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कीड़े मकोड़ों के बराबर हैं सर। और हम क्या बोल सकते हैं सर, जितने लोग से यहाँ पूछेंगे ना, सब अलग अलग कारण बताएंगे और अलग अलग उनका दर्द है। मैं जिस जगह से आता हूँ सर, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है चतरा, आप सुने भी होंगे सर। अब वहाँ पे जाता हूँ मैं अपने गांव पे, तो लोग बोलते हैं कि का कर ले ली रे, पढ़ लिख करके का कर ले ली, आ तो गेली गाँव में। तो आँख मिलाने का मतलब हिम्मत नहीं होता है सर कि क्या बोले उन लोगों को। तैयारी कर रहे हो सर? मैं 1 साल से JSSC CGL का तैयारी कर रहा हूँ, बट 9 साल से, पिछले 9 साल से दरोगा का वेट कर रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट आएगी। हर साल जो है 1 साल के बाद आएगी, मई में आएगी, मार्च में आएगी, अक्टूबर में आएगी, लेकिन 9 साल में सर एक बार भी दरोगा का वैकेंसी नहीं आया सर। अब बताइए, जो बच्चा का 21 साल एज है और इस तरह से अगर एग्ज़ाम नहीं लेते हैं तो 30 साल तक तो आपका ख़त्म हो गया ना सर। तो ये कब व्यवस्था सुधरेगी सर, मैं पूछना चाहता हूँ। अगर ठीक है, मानते हैं कि 9 साल 10 साल में आप 1000 जॉब दे रहे हो, क्यों नहीं आप एक साल में 100 बच्चे का रिक्रूटमेंट ले रहे हो। आखिर बच्चे जाएंगे तो अब हम लोगों का एज कंप्लीट होने वाला है, तो अब हम लोग तो बैठ भी नहीं पाएंगे, बिना मतलब कि बैठे हम लोगों का एज पार हो गया। तो इस तरह की विडंबना है सर, और झारखंड को कोई सुनने वाला नहीं है सर। झारखंड के बच्चे, इस तरह से हम लोग को प्रताड़ित किया गया ना कि हम लोग किसी हाल में, चाहे बिजली गिर जाए यहाँ पे, लेकिन हम लोग को लड़ना पड़ेगा और इस बार हम लोग जवाब लेके जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी तय करे सरकार कि इस बार जो शिक्षा प्रणाली व्यवस्था है कम्प्लीटली रिफॉर्म की जाएगी, तभी यहाँ से हम लोग हिलने वाले हैं और तभी यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं। और प्रॉपर CBI जांच तो एकदम अनिवार्य है सर, क्योंकि बिना CBI का हम लोग यहाँ पे किसी भी हाल में हिलेंगे नहीं। CBI जांच का भी मैं देख रहा था कि 2012 में भी एक CBI जांच सौंपी गई थी, वो भी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। तो जैसे CID को लेकर तो मैं क्लियर हूँ कि आप लोग के मन में क्या आशंका है कि वो राज्य के अंतर्गत आती है तो वो कैसे फेयर होगी, पर CBI जांच में तो लंबा खींचती है सर। मतलब ये नौजवान बेचारा जो CID से त्रस्त होकर CBI मांग रहा है, उसका भी जो देश में हाल है वो सबको पता है। मतलब जाए तो जाए कहाँ वाला हाल है, मगर इनको लगता है कि शायद CBI, क्योंकि CBI यहाँ पर जो सरकार है उसके अगेंस्ट वाली, तो शायद वो बेहतर काम करे। तो ये साइकोलॉजी के तहत वो डिमांड कर रहे हैं। ऐसा कोई बड़ा उससे बड़ा उम्मीद लगा के नहीं बैठे हुए हैं कि वहाँ से न्याय मिल जाए, मगर इनको लगता है कि शायद हो जाए। और सर एक और बात है सर, जैसे अगर ठीक है सरकार दूध की धूली हुई है, मान लिए हम, तो हम लोग जो यहाँ 10 दिन से बैठे हुए अनशन पे, क्यों नहीं एक ट्वीट कर देते हैं आप कि ठीक है हम लोग आपके मांगों को
एक्सेप्ट करते हैं, सीबीआई जांच करा देते हैं। दूध की धूली है तो हम लोग को कम से कम रॉन्ग प्रूफ कीजिए सर। तो मैं यही चाहता हूँ कि सीबीआई, अरे वो जो आप लोगों से बात करने तक नहीं आ पाए, वही। और ट्वीट क्या करेंगे, वो मतलब इंटेंट की बात होती है, वो इंटेंट नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर नौजवानों की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। एक मिनट। और सर यहाँ का सिलेबस ऐसा है कि ऐसा अतरंगी सिलेबस है कि अगर इस एग्ज़ाम का आप तैयारी कीजिएगा ना तो आप दूसरा छोड़ दीजिए कि कोई सा एग्ज़ाम का आप दे पाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो। यहाँ का सिलेबस बहुत टफ है, बहुत टफ। एक कांस्टेबल के लिए ना आपको झारखंड पढ़वाएंगे, खोटा पढ़वाएंगे या फिर लैंग्वेज पेपर पढ़वाएंगे, 3-4 प्रकार का पेपर पढ़वा के सर आप दूसरा सोचिएगा कि कोई एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ये हम गारंटी देते हैं कोई भी स्टूडेंट को। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ ना, यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुए, इतना सेटिंग ही होगा, कहाँ से होइएगा। एक्साइज कांस्टेबल का दौड़े थे सर 10 किलोमीटर हम लोग, ठीक है, एग्ज़ाम देने गए थे, सीधा पता चल गया कि हम लोग को नहीं होने वाला है। और जब गाँव गए थे ना तो 1-2 को रिजल्ट हुआ था सर, ठीक है, और जो रिजल्ट हुआ था ना वो पेपर पढ़ के दिया था, पेपर पढ़ा था, एक दिन पहले पेपर पढ़वाया जाता है। उसी का आसपास का आदमी बोल रहा था ना कि तुम लोग का नहीं हुआ, तो हम बोले कि नहीं हम लोग का कहाँ से हो पाएगा, हम लोग सेटिंग नहीं करवाए थे, ठीक है। तो बोले नहीं क्वेश्चन तो इतना आसान था। हम बोले क्वेश्चन आसान से कैसे हो जाएगा, सेटिंग से हो रहा है। एक दिन पहले पूरा पेपर पढ़ लेता, अगर 100 को पढ़ लिया है, 100 क्वेश्चन है, 100 पढ़ लिया और हम लोग पढ़े ही नहीं है एक दिन पहले, तो हम लोग का कैसे हो जाएगा। ज़्यादा कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, 95 तो नहीं कर पाएंगे ना। यहाँ पे 97 पॉइंट कुछ मार्क्स ला रहे हैं सर, एक्साइज कांस्टेबल का बता रहे हैं। ऐसा मिला के आप देखो कि यहाँ पर जितने नौजवान आपको दिखाई देंगे, जितने चेहरे नज़र आएंगे, उतने ही सवाल हैं, उतने ही शिकायतें हैं और उतने मन में आशंकाएं हैं सरकार के प्रति जो यहाँ पर है, जिसका दूसरा टर्म चल रहा है, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, और शिक्षा मंत्री भी इस वक्त वो खुद ही हैं, जिनके हाथ में पूरी ताकत सत्ता है, जिनकी कमान है, वही अगर इन नौजवानों को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। यही तो वो नौजवान थे ना जिन्होंने आपको चुना था। अगर इनकी ही नहीं सुन पाएंगे, अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं कर पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि यही हेमंत सोरेन जब दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा था तो उनको पूरी चिंता रही होगी कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। जब ये झारखंड का नौजवान, आप लोग भी गए थे ना जंतर मंतर, तो जब ये नौजवान झारखंड से गए थे दिल्ली तो उनको लगा होगा ठीक जा रहे हैं, इनको बात उठानी चाहिए, एजुकेशन रिफॉर्म आना चाहिए। पर वही जब आप पर लागू होता है, ये नौजवान जब आपसे सवाल पूछने लगे आपके राज्य के बारे में, तो क्यों अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो पा रही, इतना क्या मुश्किल है। और मुश्किल है तो भैया जो नौजवान कह रहे हैं कि अगर नहीं समझ रहा तो कुछ और देखिए, जरूरी थोड़ी सबको राजनीति करना। सर ये आज से नहीं बोलना था सर। देखिए आप बोले ना कि 3.5 लाख बच्चों को नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। हम सर जेटेड की अभ्यर्थी है, मैंने बीएड किया है सर, बीएड मैंने 2022 में किया है, 4 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ टीचर का, और अभी तक सर जानते हैं सर क्या हुआ, 10 साल से जेटेड जो पात्रता परीक्षा है उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया सर। मतलब 10 साल से हम लोग बस इस आस पे हैं कि अब अगर जेटेड का एग्ज़ाम होगा तो हम एलिजिबल होंगे टीचर बनने के लिए, और 10 साल से नहीं हुआ सर। इससे पहले क्या हुआ, एक बार निकाला गया, सिलेबस निकाला गया जो इतना बेहुदा था, जो एनसीटी की गाइडलाइन का अनुरूप नहीं था। हम लोग आंदोलन किए सर, जेक के सेक्रेटरी क्या बोल रहे हैं कि अरे ये गलती कैसे हो गया, ये गलती कैसे हो गया। हम लोग उनसे बात करेंगे सर ये गलत है, एनसीटी का अनुरूप नहीं है, तो वो बोल रहे कि अरे हम तो देख भी नहीं किए और आपका नीचे साइन है सर। ऐसा स्थिति है। उसके बाद हम लोग सिलेबस चेंज कराए, अभी हम लोग लगा 2 साल पहले फॉर्म भरे हैं सर, 2 साल हो गया पढ़ इससे पहले मुख्यमंत्री आंदोलन किए, मुख्यमंत्री जी से भी मिल लिया हम लोग। मुख्यमंत्री बोले आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, पढ़िए 1 महीना में एग्जाम ले लेंगे। सर 1.5 साल हो गया, कहाँ जाए सर बताइए। आप बोले 1.5 लाख, हम नहीं सर कैसे हम लोग इससे पहले गए, हम लोग मिले, इससे पहले मिले एसडीएम साहब से, एसडीएम तो हाथ जोड़ के बोले सर भगवान से मिला दीजिए। मुख्यमंत्री जी से मिले, वो भी आश्वासन दे करके छोड़ दिए। अब किसके पास जाए सर। उसके बाद फिर आप बोल रहे हैं कि हम नौकरी नहीं मांग रहे सर, हम सीधा सीधी बोल रहे हैं, हम मेरे पास उतना भी नहीं है कि हम नौकरी मांगे, हमको एक मौका दे दीजिए। अगर हम सक्षम होंगे सर तो नौकरी करेंगे, नहीं तो एक बात बताइए, इससे पहले भी जो जितने लोग बीएड मतलब जितने लोग जेपीएससी निकाले और जितने लोग का नहीं हुआ, जो मेंस तक गए थे, इंटरव्यू तक गए थे, लोग भीख नहीं मांग रहा होगा सर, तैयारी कर रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा होगा, दूसरा ऑप्शन देख लिया होगा। हम भी देख लेंगे सर, हम भी कहीं प्राइवेट में पढ़ा लेंगे। एक सपना है कि हम कहीं पढ़ा पाए, हम कहीं पढ़ा पाए। सरकार, अब सरकारी स्कूल, आप यहाँ आए हैं सर, कोई भी सरकारी स्कूल विद्यालय देख लीजिए, एक टीचर गुटिया करके बैठा पढ़ाता है, समझे, एक टीचर सर। अब 6000 कुछ स्कूल है जिसमें मात्र एक टीचर है। साइंस का इक्विपमेंट आता है 1.5 लाख रुपया का, टीचरें नहीं है, सड़ रहा है सर, रखा हुआ है। साइंस स्मार्ट बोर्ड जा रहा है, टीचरें नहीं है साइंस के, कौन पढ़ाएंगे। कंप्यूटर का टीचर नहीं है, कंप्यूटर सड़ रहा है। मतलब वैसा चीज़ पास हो रहा है जिसमें सरकार को पैसा मिले। पचोड़ा हो गया है स्कूल में, बेंच आ गया स्कूल में, लेकिन स्कूल में किताब को भी आ गया, साइकिल वगैरह सब कुछ मिल रहा है, मिड डे मील चल रहा है सर, लेकिन क्या नहीं है, टीचर नहीं है।
आप कोई विद्यालय देख लीजिए, आपको लग रहा हो कि हम आपको झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आप कोई भी विद्यालय घूम लीजिए, कोई भी विद्यालय, सीएम एक्सीलेंस स्कूल छोड़ करके, क्योंकि वो ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं इसको कि भाई अगर कोई आए तो यही विद्यालय देखे, बाकी कोई भी विद्यालय देख लीजिए, मिड डे मील चल रहा होगा सही से। आप बता रहे हैं ना, ये तो तमाम राज्य सरकारें कर रही हैं, मॉडल स्कूल बन रहे हैं। मॉडल स्कूल क्यों बनते हैं? और वहाँ मीडिया वालों को इंटरव्यू मिल जाएगी, आराम से जाइए, दिखाइए कितना सुंदर बना, वाह वाह क्या बात है। और जब नॉर्मल स्कूल जाएंगे, सरकारी स्कूल, जब गांव देहात में आप जाएंगे, इतना बुरा हाल जो ये नौजवान बता रहा है कि भाई एक टीचर है, बजट पूरा खर्चा हो रहा है, सीटें आ रही हैं, स्मार्ट बोर्ड आ रहा है, अरे पढ़ाएगा कौन? इनके जैसे नौजवानों को टीचर बनाओगे तभी तो उस बजट का इस्तेमाल हो पाएगा। पढ़ाई देना सर, उसका अभी सरकारी नौकरी हुआ है, अभी सरकारी नौकरी हुआ है। जो हमको 7 क्लास में पढ़ाए थे, आज से 2007-8 की बात है, मैंने 10th 2013 में दिया है, आज से 8-9-10 साल की, मतलब 2010 की बात है। जो पढ़ा रहे थे उसका अभी नौकरी हुआ है सर 2016 साल के बाद। आप सोचिए क्या पेशेंस लेवल होगा हम लोग को। मतलब हम लोग इससे पहले सीटेट का एग्जाम बोला गया था कि जो सीटेट पास है वो पात्रता मतलब एग्जाम दे सकते हैं। जो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ था बाहर कर दिया गया सर, मतलब रिजल्ट आ जाता सर, लेकिन बाहर कर दिया। पहले हेमंत सरकार से करना चाहेंगे। एक्चुअली देखिए यहाँ पे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सान मिश्रा है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ JPSC का, जी रांची का है। एक्चुअली देखिए झारखंड में एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, सरकार को इसको ना एज ए चुनौती लेना चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में स्टूडेंट क्यों बाहर आता है। स्टार्टिंग हुआ फर्स्ट JPSC से ले करके अभी जो लास्ट चल रहा है भैया, इसमें एक भी ऐसा JPSC नहीं है जो कोर्ट में नहीं है। तो ऐसा क्या होता है यहाँ पे? तो सरकार को ये तो चुनौती लेना चाहिए कि हर बार ट्रेड यूनियन आता है, किसान आता है, सबकी बात सुनी जाती है, बट स्टूडेंट ही सबसे ज़्यादा हाशिए पे है। क्या स्टूडेंट को ये भी तो सुनना चाहिए ना, कहीं पे नहीं सुनता है। स्टूडेंट्स को अब ये मानना छोड़ देना चाहिए कि वो हाशिए पे है, और उसको ये भी मानना छोड़ देना चाहिए कि हम कुछ करेंगे तो कुछ होगा नहीं। एक बड़ा उदाहरण आप लोग दिल्ली में जंतर मंतर में हुआ, उसको देख चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पे आप कल का अगर वीडियो देखेंगे, कल यहाँ पे टेंट नहीं था, सारे स्टूडेंट जितने थे त्रिपाल को पकड़ के भींग रहे थे और खुद से लगा रहे थे, और कभी ना प्रशासन को कुछ बोले हैं, ना कभी सरकार के अगेंस्ट कुछ बोले। इनकी बस इतनी मांग है, फिर आप इसकी जांच करवाइए, जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि हर बार हम ही लोग पीस रहे हैं और हमारी कोई नहीं सुनता है। प्रशासन भी हमें बहुत बार कॉपरेट नहीं करता। यहाँ पे त्रिपाल लगाने के लिए भी परमिशन बहुत मुश्किल से मिली, और मतलब हमेशा सबकी सुनी जाती है। सबसे पहले तो JPSC के लिए एक बार कमेटी बना के आप खुद से क्यों नहीं चैलेंज करवाते हैं? हर बार कोर्ट में जा रहा है, तो कोर्ट में जाने का क्या रीज़न है? आपका व्यवस्था इंटैक्ट नहीं है। इंटैक्ट व्यवस्था नहीं तो इसमें हमेशा स्टूडेंट ही पीसेंगे, स्टूडेंट की कभी कोई नहीं सुनती है। कब तक पिसेगा झारखंड का ये नौजवान? ये एक बड़ा सवाल है जो पूछने न्यूज़ पिंच आया हुआ है झारखंड की राजधानी रांची में, जहां हज़ारों की संख्या में रोज़ छात्र जुटते हैं, दिन भर रहते हैं, शाम को और भीड़ बढ़ती है, रात में ज़्यादातर नौजवान चले जाते हैं, क्योंकि जितने रांची में बारिश का मौसम है। और तिरपाल के नाम पर आपको मैं दिखा दूँ, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है तिरपाल पंडाल से बना हुआ है, और वो भी नौजवान बता रहे आज लग पाया है, इससे पहले तक लग भी नहीं पा रहा था। ये सब भीगते हुए रात भर यहाँ रात गुजारी इन लोगों ने। यही हाल जो है नौजवानों का हमको जंतर मंतर में शुरुआत में दिखता था, और यही यहाँ पे दिख रहा है। पर 10 दिन हो गए हैं, कोई बातचीत करने नहीं आया है। हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग छात्रों से, अलग अलग वर्गों से बात करें, उनकी बात जाने समझें। कोई किसी की उम्र निकलने वाली है, किसी पे लड़की पे घर वालों का दबाव है, कोई अपने घर गांव जाने से डरता है कि वहाँ पूछा जाएगा भाई कि तैयारी कर रहे हो, नौकरी कब पाओगे। बहुत बुरा हाल है झारखंड के नौजवानों का, और हमें ये शिकायतें इस आंदोलन से पहले से आ रही थी, लगातार आ रही थी। जब हम जंतर मंतर ये प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे, वहाँ भी ये झारखंड के नौजवान आ रहे थे, वहाँ भी ये बता रहे थे कि भैया ये जो हो रहा है, हम यहाँ पर नीट के लिए नहीं आए, हम अपने लिए आए हैं। और सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, आप कोई राज्य ले लीजिए। उस प्रोटेस्ट में दिल्ली में सब राज्यों के नौजवान आए हुए थे, क्योंकि सबकी अपनी शिकायतें हैं, सबकी अपनी दिक्कतें हैं। एक आदत नौकरी के लिए इनको इतना तरसाया जाता है, इतना तड़पाया जाता है, जिसकी जितनी भी बात की जाए, जितना भी समय दिया जाए इस बात को, वो कम है। पर हम समय निकालेंगे, हम बात करेंगे, हम दिखाएंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। हम और अभी और वीडियोस करेंगे और बात करेंगे लोगों से, आपको दिखाएंगे। ये पीछे तिरपाल है, आपको थोड़ा मैं दिखा दूँ चल के आगे। अभी आता हूँ आप लोग के पास। यहाँ पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा है। इस तरफ आप देखोगे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा है। एक पंडाल उस तरफ भी लगा हुआ है, बताया जा रहा है कि वो JKLM, उधर JKLM का पंडाल है। ये ऐसा क्यों, 2 पंडाल क्यों लगे हैं, कोई बताएगा? हैं 2 पंडाल क्यों लगे हैं? बात ऐसा था ना भैया, पंडाल का इसका तो काफ़ी लंबा कहानी है। सिंपल से समझिए कि वो वहाँ पर खास करके
एक पार्टी की तरफ से जो हुआ था आपसी विवाद हो गया वहाँ पर, तो छात्रों ने कहा कि हम लोग एक मंच को लेकर तो यहाँ पे एक अलग सिर्फ छात्र का होगा, क्योंकि जेएमएम जो है वो लगातार हम लोग कह रहे थे कि पार्टी विशेष का है, इसलिए छात्रों का कहना था कि हम लोग का अलग होना चाहिए टेंट वगैरह, इसी में है। बाकी ऐसा नहीं, सब एक ही है। जंतर मंतर में आपने कवर किया है। मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार को ये मौका ना मिले कि विपक्ष का प्रायोजित है। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग चाह रहे थे कि कोई हम लोग को पार्टी विशेष का टैग नहीं लगे, इसलिए हम लोग एक छात्र का, बाकी तो आपने कवर किया। जंतर मंतर में 100 टेंट था, 100 से मुझको लगता है मेरी जानकारी में 100 पैसे का टेंट है। 100 टेंट नहीं था, एक बड़ा पंडाल था, नौजवान थे, वहाँ भी संघर्ष वहाँ भी हो रहा, संघर्ष आप लोग भी कर रहे हो। बिल्कुल, हम तो उम्मीद करेंगे उनका संघर्ष फला, आप लोग का संघर्ष फले। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि आज यहाँ जितने भी छात्र हैं, इनका आज क्या काम था? आज सब ये लाइब्रेरी में बैठते हैं, आज सब आंदोलन में बैठे हैं, आज सब छात्रों के हाथों में क्या कलम होना चाहिए था, आज मसाल है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेरे बड़े भैया हैं, हम बड़े भैया से विनती करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं कि हम लोग की मांगों को सुने। हम लोग जायज मांगो, जो हम लोग के दर्द है, हम लोग का प्रॉब्लम है, वही हम लोग बता रहे हैं। आप यहाँ होंगे तो यहाँ की वास्तविकता आपको पता चली होगी। कल हम लोग पानी में भीगे, 10 दिन तक हम लोग पूरा, न जिला प्रशासन न राज्य सरकार हम लोग की सूद तक नहीं ली। यहाँ पे ना बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हज़ारों के स्टूडेंट में जब बाथरूम की व्यवस्था नहीं है तो हम लोग किन परेशानियों से गुजर रहे होंगे। ये लड़ाई ना मेरी सरकार से है, ना किसी पार्टी से, ये लड़ाई मेरे सिस्टम से है। हम सिस्टम के खिलाफ हैं और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आपसे निवेदन करते हैं कि आप सिस्टम को रिफॉर्म करें, आप जेएसएससी और जेपीसी जैसे संस्थाओं का रिफॉर्म करें। आपसे मेरी कोई दुश्मनी या कोई मेरे नाम में के राजनीतिक पार्टी से संबंधित हो, ना कोई छात्र या राजनीतिक पार्टी। दिल्ली में जब नौजवान बैठे थे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, आप लोग की ऐसी कोई डिमांड? हम कभी इस्तीफा नहीं मांगते हैं। आप हमारी मांगों को माने, हम आपको सराखों पे रखेंगे। हमें किन्हीं भी सरकार से कोई इस्तीफा ना, सरकार से हमें कोई दिक्कत है, हमें सिर्फ सिस्टम से दिक्कत है। हम पढ़ रहे हैं, अगर हमें एबिलिटी है हम जॉब ले लेंगे, लेकिन आप एक होता है ना, जो नीट का जो आंदोलन हुआ था वो क्या चीज़ पे, लीक पे हुआ था। झारखंड में पेपर लीक नहीं हो रहा है, झारखंड में पेपर बिक रहा है। लीक का तो बात ही नहीं है, यहाँ पे टोटल बिक जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तमाम सरकार के जितने भी कैबिनेट सदस्य हैं, सबसे विनती है कि हमारी मांगों को सुने। आखिर यहाँ से मुख्यमंत्री आवास 1 किलोमीटर पे है। माननीय मुख्यमंत्री के कानों के आवाज़ में अगर यहाँ से चिल्ला रहे होंगे तो 1 किलोमीटर जा, लेकिन अभी तक वो नहीं सुन पाए, वो हमारे दर्द को नहीं सुने हैं। वो आएंगे तो बात करेंगे। हम लोग जिस दिन आंदोलन में बैठे थे उस दिन बोले थे कि हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर आज आ जाएंगे, हम लोग आज आंदोलन खत्म कर देंगे। आंदोलन हम लोग की मजबूरी है, आंदोलन हम लोग के लिए मजबूरी। लास्ट जब पानी सर से ऊपर गया तब हम लोग आंदोलन पे आए हैं। आखिर जेएसएससी जेपीसी जैसी संस्थाएं जब पूरी बिक जाएगी तो हम लोग किस पे भरोसा करेंगे? हमें सरकार से आशा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हमें कंप्लीट भरोसा भी है कि वो हमारी मांगों को सुनेंगे। अगर आप अबुआ राज हैं तो झारखंड के अबुआ छात्र के बारे में भी सोचें, और झारखंड के जितने भी बच्चे सब गरीब हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, हम लोग को विदेश से नहीं पढ़े या हम लोग कोई बड़े टीचर से भी नहीं पढ़े हैं। हम लोग जो टीचर से पढ़ते हैं आप देखिएगा तो हम लोग 250-200 हम लोग का फीस रहता है। तो हम लोग की ना इतना हिम्मत है। ये आंदोलन भी अगर कल तक देखते हैं तो सिर्फ एक तिरपाल के भरोसे आंदोलन था। तो हमें ना कोई राजनीतिक पार्टी से मतलब है और ना ही हमें किसी से, हमें सिर्फ अपने भविष्य से मतलब है और सिस्टम। यहाँ के नौजवानों को किसी राजनीति से मतलब नहीं, किसी पार्टी से मतलब नहीं है। उनका सिर्फ एक ही बात कहना है कि जो उनका मुद्दा है नौकरी का, पारदर्शिता का, वो हर हाल में ठीक किया जाना चाहिए। और यहाँ से मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बैठते हैं, वो यहाँ पर आएँ, अपनी बात या जो नौजवानों की बात है वो सुने, और जो शिक्षा में रिफॉर्म्स की बात हो रही है उस पर ध्यान दें। हम बात करते रहेंगे नौजवानों से। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, आप न्यूज़ पिंच देख रहे थे। शुक्रिया।